प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में सीन कुछ इस तरह से है कि एक हाउस है जो अभी नया नया बना है, उसमें सारा काम मुकम्मल हो गया है, लेकिन अब मसला सिर्फ एक है कि उसमें पानी वाली मोटर लगाना रहती है। अब अगर आपसे कहा जाता है कि बाजार जाओ और पानी वाली मोटर ले आओ, आप बाजार जाते हैं, पानी वाली मोटर लेकर आ जाते हैं और आप एक कुछ छोटी सी मोटर लेकर आ जाते हैं और उसके जरिए आप टैंक को फिल करते हैं। अब आपके मन में आता है कि यार ये वाली मोटर टैंक को फिल करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगा रही है। फिर से आप बाजार जाएंगे, जाके दुकानदार को कहेंगे भैया थोड़ी बड़ी मोटर दे दो ताकि मेरा टैंक जल्दी से फिल हो जाए। फिर अब उसको आप लेकर आते हैं, उसके जरिए टैंक को फिल करते हैं और देखते ही देखते बहुत जल्दी से टैंक फिल हो जाता है। अब एक्चुअली यहां पर हुआ क्या है, क्या पहले वाली मोटर टैंक को फिल नहीं कर रही थी? कर रही थी। अब वाली मोटर भी टैंक को फिल कर रही है, लेकिन फिर बात क्या है सर, असल मसला यह है कि वो वाली मोटर टैंक को फिल करने के लिए टाइम ज्यादा ले रही थी और ये वाली मोटर टैंक को फिल करने के लिए टाइम कम ले रही है। काम तो वो भी इतना ही कर रही थी, वो भी एक टैंक को फिल कर रही थी, ये भी एक टैंक को फिल कर रही है, लेकिन मसला सिर्फ टाइम का है कि वो वाली मोटर टाइम ज्यादा ले रही थी और ये मोटर टाइम कम ले रही है। तो इसी वंडरफुल फिनोमेना को डिस्कस करने के लिए आज फिजिक्स में हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल नंबर 4.4 पावर। ये आर्टिकल 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 4 वर्क एनर्जी एंड पावर वाले चैप्टर का ही एक आर्टिकल है। तो इससे पहले कि आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। तो चलिए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पावर वाले आर्टिकल को समझने से पहले लाजमी है कि आपको वर्क डन वाला आर्टिकल अच्छे तरीके से आता हो, इसलिए अगर आपने वर्क डन वाले लेक्चर्स अभी तक नहीं सुने तो उन पर मैंने बहुत ही डिटेल्ड लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, वहां से आप इजीली असेस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पावर क्या चीज है। आज मैं आपको पावर का मेन सेंस दूंगा कि एक्चुअली पावर का फिजिक्स में सेंस क्या है, बेसिक कंसेप्ट क्या है। मान लीजिए कि दो फ्रेंड्स हैं, एक का नाम ए है और दूसरे का नाम बी है। दो फ्रेंड्स हैं ए और बी। अब ए क्या करता है कि वो 10 ब्रिक्स को उठाता है और 10वें फ्लोर तक लेकर जाता है, यानी 10 ब्रिक्स हैं, 10 ईंटें हैं और उसने पहले फ्लोर से 10वें फ्लोर तक लेके जानी है, यानी 10th फ्लोर पर उसने लेके जानी है। अब मान लीजिए कि ये जो ए है ये 10 ब्रिक्स को 10th फ्लोर तक लेके जाता है 1 मिनट में और जो बी है ये 10 ब्रिक्स को लेकर जाता है 10th फ्लोर तक 2 मिनट्स में। अब किसने ज्यादा वर्क किया है? भाई वर्क तो दोनों ने बराबर किया है, दोनों 10 ब्रिक्स ही लेकर जा रहे हैं और 10th फ्लोर पर ही लेकर जा रहे हैं, लेकिन मसला किधर है कि एक 1 मिनट में कर रहा है और एक 2 मिनट में कर रहा है। तो पावर कौन से केस में ज्यादा होगी? भाई इस केस में ज्यादा होगी, क्योंकि ये 1 मिनट में वही काम कंप्लीट कर रहा है जो बी 2 मिनट में कर रहा है। तो पता चला कि पावर एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें वर्क डन के साथ साथ टाइम भी आ जाता है। वर्क डन तो दोनों केसेस में सेम था, लेकिन असल फैक्टर टाइम का आ गया। तो जब वर्क के साथ टाइम का फैक्टर भी इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर हमें एक नया फैक्टर लेकर आना पड़ता है जिसको हम कहते हैं पावर। यानी जब वर्क और टाइम का कंसेप्ट दोनों मिल जाते हैं तो एक नया कंसेप्ट निकलता है जिसको हम क्या कहते हैं? पावर। तो फिजिक्स में पावर को हम डिफाइन भी इसी तरह से करते हैं कि कितना वर्क डन हुआ है कितने टाइम में, कितना वर्क डन हुआ है कितने टाइम में, यानी कितनी तेजी से वर्क डन हुआ है, दिस इज द पावर। तो यहां पर अब हमने यही बात लिख दी है, पावर इज द मेजर ऑफ रेट एट विच वर्क इज डन, यानी जो वर्क है वो कितनी तेजी से हो रहा है, दिस इज द पावर। कितने टाइम में वर्क डन हो रहा है, एक्चुअली दिस इज द पावर। और यही पावर का कंसेप्ट है फिजिक्स में। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए एक रूम है, उसमें एयर कंडीशनर लगाना है, एसी लगाना है। अब वहां पर अगर एक छोटा सा एयर कंडीशनर लगा दिया जाए तो क्या वो कूलिंग करेगा? जी हां, कूलिंग तो करेगा, लेकिन कमरे को कूल डाउन करने के लिए वो ज्यादा टाइम लेगा, यानी काफी सारा टाइम लेगा रूम की एयर को कूल करने के लिए।
लेकिन अगर वहीं पर एक बड़ा एसी हो, बड़ा एयर कंडीशनर हो, तो वो कम टाइम में पूरे रूम को कूल कर देगा। तो यहां पर फिर वर्क तो दोनों ने बराबर किया, दोनों ने उस रूम को कूल ही किया है, लेकिन मसला कहां पर है कि जो छोटा एयर कंडीशनर था उसने ज्यादा टाइम लिया है, यानी उसकी पावर कम है, और जो बड़ा एयर कंडीशनर है उसने कम टाइम में सारे रूम को कूल कर दिया है, यानी ज्यादा वर्क डन किया है कम टाइम में। वर्क डन तो उसने भी उतना ही किया है लेकिन टाइम ज्यादा लिया है, इसने भी वर्क डन इतना ही किया है लेकिन टाइम कम लिया है। तो अगर कम टाइम में वर्क डन हो जाता है तो वहां पर हम कहते हैं पावर ज्यादा है, यानी ज्यादा वर्क कर लेता है कम टाइम में, तो वहां पर पावर क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। इसी वजह से हमने लिखा है पावर इज द मेजर ऑफ रेट एट विच वर्क इज डन, यानी वर्क कितनी तेजी से हो रहा है, कितने टाइम में हो रहा है, दिस इज द पावर। तो डेफिनेशन ये बता रही है कि पावर को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, P इज इक्वल टू W/T, कि कितना वर्क हुआ है कितने टाइम में, दिस इज द पावर, P इज इक्वल टू W/T। यहां पर ये वाला रफ वर्क है। अब पावर दो तरह की होती है, एक होती है एवरेज पावर और एक होती है इंस्टेंटेनियस पावर। अब इनमें क्या डिफरेंस है, ऑलरेडी आपको एवरेज और इंस्टेंटेनियस के बारे में पता है क्योंकि आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा हुआ है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो वहीं से थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट लेकर एवरेज और इंस्टेंटेनियस का इस पावर को भी हम समझ लेंगे बहुत ही आसान तरीके से। देखें एवरेज पावर का क्या मतलब है, अगर आप कहते हैं सर जितना टाइम मर्जी है ले लो, ये वाला काम कर दो, तो मैंने वहां पर जितना काम किया है वो सारे का सारा टोटल वर्क और जितना टाइम लगा है वो सारे का सारा टोटल टाइम आपस में डिवाइड कर दें, यानी टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कर दें, तो वहां पर जो पावर निकल कर आती है दैट इज द एवरेज पावर। तो फिर एवरेज पावर की यही डेफिनेशन हो जाएगी, किस तरीके से, एवरेज पावर इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करते हैं, डिफाइंड एज टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम, यानी टोटल पावर को टोटल टाइम पर डिवाइड कर दो तो क्या निकल कर आएगा, एवरेज पावर निकल कर आएगी। नेक्स्ट आता है कि एवरेज पावर की मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, यानी उसको मैथमेटिकली किस तरह से एक्सप्रेस करना है। इतना तो हमने पढ़ लिया है कि टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम, ये क्या होता है, एवरेज पावर। अब मैथमेटिकली अगर डेल्टा डब्ल्यू वर्क है जो कि डन हुआ है टाइम इंटरवल डेल्टा टी में, यानी डेल्टा टी टाइम है जिसमें जो वर्क डन हुआ है दैट इज डेल्टा डब्ल्यू, तो उस केस में फिर हम एवरेज पावर को मैथमेटिकली इस तरह से लिख सकते हैं डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी, जिस तरह हमने एवरेज एंगुलर वेलोसिटी के केस में देखा था, ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। इसी तरह यहां पर पी एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी, और यहां पर आपने याद रखना है कि जो पी है ये कैपिटल पी है, पावर को हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। अब यहां तक एवरेज पावर वाली बात तो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट आती है इंस्टेंटेनियस पावर। देखें इंस्टेंटेनियस एक्चुअली होता क्या है, इसका ऑलरेडी कंसेप्ट मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में दिया हुआ है जब मैंने आपको इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बताया था। अब यहां पर इंस्टेंटेनियस पावर के बारे में देखना है। एक एग्जांपल कंसीडर कीजिए, मान लें कि आपने 10 ब्रिक्स उठाकर लेके जानी है फर्स्ट फ्लोर से 5th फ्लोर तक। अब वो बहुत भारी ब्रिक्स हैं। अब अगर आप हर फ्लोर पर 1 आवर के लिए रुकते हैं तो क्या मैं पहले फ्लोर से लेकर आखिरी फ्लोर तक जाने में जो टोटल वर्क डन हुआ है मैं उसको लेकर और टोटल टाइम पे डिवाइड करूंगा तो टोटल टाइम बहुत ज़्यादा आ जाएगा। इस केस में यानी जो पावर का आंसर आएगा वो कुछ इतना एक्यूरेट नहीं होगा। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इंस्टेंटेनियस पावर को डिस्कस करना पड़ेगा। मान लीजिए आप 2nd फ्लोर की स्टेयर्स को चढ़ रहे थे तो उस वक्त मैं कहता हूं कि 3rd स्टेयर पर आपकी पावर कितनी थी, यानी मैं एक स्पेसिफिक इंस्टेंट पर पावर की बात कर रहा हूं। तो वो पावर जो कि किसी स्पेसिफिक इंस्टेंट पर हो उससे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। तो यहां पर फिर इंस्टेंटेनियस पावर की डेफिनेशन क्या निकल कर आएगी। देखिए अभी मैंने आपको स्टेयर्स की एग्जांपल दी है कि यहां पर इस तरह से स्टेयर्स हैं जिन पर आप क्या करते जा रहे हैं, क्लाइंब करते जा रहे हैं। तो यहां पर 1st 2nd नहीं बल्कि 3rd स्टेयर पर, यहां से 3rd स्टेयर से आपने जब क्लाइंब किया है तो वहां पर जो वर्क डन हुआ है वो कितने टाइम में हुआ है। ऑब्वियसली जब आप इस तरह से ऊपर जा रहे हैं वर्क तो डन हो रहा है वहां पर, और 3rd स्टेयर पे जब आप ऊपर गए हैं तो मैं कहता हूं इस 3rd स्टेयर पर पावर कितनी थी
ऑब्वियसली जब आप ऊपर इस तरह तेज से चढ़े जा रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो फोर्स आपको ऊपर की तरफ मूव करा रही है। तो मैं ये कहता हूं कि थर्ड स्टेयर पर जो आपने क्लाइंब किया उसमें कितना टाइम लगा है। तो यहां पर अगर आप बहुत तेजी से चढ़ रहे हैं तो थर्ड स्टेयर को तो आपने जल्दी से क्लाइंब कर लिया, हर स्टेयर को बहुत जल्दी जल्दी क्लाइंब कर रहे हैं। तो यहां पर भी मैं कह सकता हूं कि जो टाइम लगा है वो बहुत स्मॉल टाइम है। टाइम कितना है? वेरी वेरी स्मॉल टाइम, यानी डेल्टा टी जो है वो अप्रोचेस टू जीरो है। यानी आप इस स्टेयर पर थे तो उस वक्त अगर मैं टाइम t1 कहता हूं और इस स्टेयर पर है तो मैं टाइम t2 कहता हूं, अब t2 माइनस t1 करूंगा, इन अ वेरी स्मॉल टाइम आप जो ऊपर गए हैं तो t2 माइनस t1 डेल्टा टी होता है, और डेल्टा टी किसको अप्रोच कर जाएगा? जीरो को। इसका मतलब है कि जो एवरेज पावर है, जब उसका फार्मूला डेल्टा W ओवर डेल्टा टी है, तो इसमें अगर मैं ये लिमिट लगा दूं, ये पाबंदी लगा दूं कि यहां पर डेल्टा टी जीरो को अप्रोच करे, तो यही जो चीज है ये बन जाएगी इंस्टेंटेनियस पावर। क्या बन जाएगी? इंस्टेंटेनियस पावर। तो यहां से फिर हम इंस्टेंटेनियस पावर की डेफिनेशन भी बना सकते हैं। इंस्टेंटेनियस पावर इज डिफाइंड एज द लिमिट ऑफ रेशियो डेल्टा W ओवर डेल्टा टी एज डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। तो यहां पर फिर लिखते हैं इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर इज डिफाइंड एज द लिमिट ऑफ रेशो, क्योंकि लिमिट है किस रेशो की? इस रेशो की। द लिमिट ऑफ रेशो डेल्टा W ओवर डेल्टा टी एज डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, जैसे डेल्टा टी किसको अप्रोच करेगा? अप्रोचेस टू जीरो। अगर आप लेक्चर सीरीज को स्टार्ट से अटेंड कर रहे हैं और आपने थर्ड चैप्टर के लेक्चर सुने हुए हैं तो ये चीजें समझना आपके लिए बहुत ही आसान होंगी, क्योंकि वहां पर मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था कि एक्चुअली इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है। तो यहां पर भी इसका एक्चुअली वही मतलब है कि डेल्टा टी जीरो को अप्रोच करेगा। अब यहां पर इसके नीचे मैथमेटिकल फॉर्म भी लिख लेते हैं। मैथमेटिकली इसको कैसे लिखते हैं? अब क्योंकि यहां पर हम इंस्टेंटेनियस पावर की बात कर रहे हैं तो उसको हम सिंपली P से लिखेंगे। एवरेज पावर के केस में हमने P एवरेज, नीचे AV लिखा था, लेकिन यहां पर जस्ट P लिखेंगे, इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा W ओवर डेल्टा टी, यानी एट स्पेसिफिक इंस्टेंट। फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है, ये एक बॉडी है जो ऊपर की तरफ मूव कर रही है, या फिर बॉडी है जो नीचे की तरफ मूव कर रही है, या एक बॉडी है जो इस तरफ मूव कर रही है। अब ऑब्वियसली इस पर जो फोर्स लग रही है वो फोर्स वर्क डन कर रही है। तो यहां पर मैं कहता हूं कि ये बॉडी ने इस पाथ पर मूव किया और यहां तक इस पॉइंट पर पहुंची है, मुझे इस स्पेसिफिक पॉइंट पर ही इसकी पावर चाहिए। जो फोर्स इस पे लग रही है उस फोर्स की क्या चाहिए? पावर चाहिए। तो मैं यहां पर क्या करूंगा? यहीं पर पहले भी वर्क डन नोट करूंगा, फिर यहीं पर दोबारा से वर्क डन नोट करूंगा, यानी T2 माइनस T1 बहुत स्मॉल हो जाएगा। जब बहुत स्मॉल हो जाएगा तो ये जीरो को अप्रोच करेगा। जब डेल्टा टी जीरो को अप्रोच करेगा तो जो डेल्टा W ओवर डेल्टा टी से आंसर निकल कर आएगा दैट वुड बी इंस्टेंटेनियस पावर। यहां पर नीचे लिख देते हैं वेयर डेल्टा W इज द वर्क डन। ये क्या है? डेल्टा W वर्क डन है, वर्क डन इन अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, इन अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। कितने टाइम में हुआ है? शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी। तो शॉर्ट इंटरवल को हमने क्या कहा कि डेल्टा टी जीरो को अप्रोच कर रहा है। तो यहां से फिर आपको इंस्टेंटेनियस पावर का कंसेप्ट अच्छे से समझ आ चुका है कि इंस्टेंटेनियस पावर एक्चुअली क्या है, कि ये रेशो डेल्टा W और डेल्टा टी इंस्टेंटेनियस पावर कहलाएगी जब इसमें डेल्टा टी जीरो को अप्रोच करेगा, यानी वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। यहां पर हमने हेडिंग लगा दी है रिलेशन बिटवीन पावर एंड वेलोसिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग है इस टॉपिक में। यूजुअली इसमें से एक क्वेश्चन बन के आता है, वो मैं आपको रिलेशन डिराइव करवाने के बाद बताऊंगा कि किस तरह का क्वेश्चन बन के आता है। सबसे पहले रिलेशन डिराइव करते हैं तो किस तरह से स्टार्ट करना है। लेट F वेक्टर विद द कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए मूविंग बॉडी। कहते हैं कि एक बॉडी मूव कर रही है, उस पे F वेक्टर फोर्स लग रही है जो कि कांस्टेंट फोर्स है, और जो बॉडी की वेलोसिटी है वो कांस्टेंट वेलोसिटी है। जब कांस्टेंट फोर्स लग रही है कांस्टेंट वेलोसिटी है V वेक्टर। देन द पावर डिलीवर्ड टू द बॉडी एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाय। कहता है कि वहां पर फिर किसी भी इंस्टेंट पर जो पावर होगी वो कितनी होगी? अभी हमने पढ़ी है P इंस्टेंटेनियस, P इज इक्वल टू
लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी। अब ऑलरेडी हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, वर्क डन वाले लेक्चर में। वर्क डन क्या होता है? एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। तो यहां पर डेल्टा डब्ल्यू है तो एफ वेक्टर डॉट डेल्टा डी वेक्टर हो जाएगा। तो यहां पर लिख दीजिए दिस इंप्लाइज दैट P इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, एफ वेक्टर डॉट डेल्टा डी वेक्टर ओवर डेल्टा टी, क्योंकि डेल्टा डब्ल्यू है इसलिए डेल्टा डी आएगा। तो यहां पर आप सिंस करके लिख दीजिए डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डेल्टा डी वेक्टर। दिस इंप्लाइज दैट P इज इक्वल टू, अब देखें लिमिट कहां पर है? डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। अगर मैं एफ वेक्टर को बाहर लिख लूं तो लिख सकता हूं, क्योंकि एफ वेक्टर का इसके साथ लेना देना नहीं है। तो एफ वेक्टर डॉट, अब यहां पर डॉट लाजमी तौर पर आएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट को आप खत्म नहीं कर सकते। यहां पर जब डॉट हो रहा है दो वेक्टर्स के दरमियान तो ये डॉट रहेगा। डॉट को अगर ओपन करना है तो एफ डी कास थीटा वाली तरीका होगा, लेकिन यहां पर हमने ओपन नहीं करना। लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, बाकी क्या है? डेल्टा डी वेक्टर ओवर डेल्टा टी। तो ये किसके इक्वल होता है? ऑलरेडी मैं आपको पिछले चैप्टर्स में बता चुका हूं। वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और यहां पर क्या है? लिमिट भी है डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी। तो यहां पर फिर क्या लिखेंगे? दिस इंप्लाइज दैट P इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगी? V वेक्टर। तो यहां पे सिंस करके लिख दीजिए लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा डी वेक्टर ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू, किसके इक्वल है? V वेक्टर के। तो यहां पर ये एक रिलेशन निकल कर आया है P इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट V वेक्टर। तो यहां पर हमने यही लिखा था रिलेशन बिटवीन पावर एंड वेलोसिटी। दिस इज द पावर, दिस इज द वेलोसिटी, और ये एफ फोर्स है जो कि कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रही थी। अब ये रिलेशन बता क्या रहा है? एवं रट्टा मारने का तो फायदा नहीं है। किस तरह करते हैं? P इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर, एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। इस तरह का काम नहीं करना, यहां पर इस रिलेशन को समझना है। देखें डॉट प्रोडक्ट जब हमने लिया था वर्क डन में एफ डॉट टी, तो हम कहते थे कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कितना कंट्रीब्यूट कर रही है। यहां पर एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर है। अब लेट से ये एक बॉडी है जो कि मूव कर रही है अपवर्ड इस पाथ के अलोंग। ये एक पाथ है जिसके अलोंग ये बॉडी मूव कर रही है, और ये बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है। और मान लीजिए इसके साथ स्ट्रिंग अटैच्ड है, यहां पर पुल्ली है जो कि इसको पीछे कोई चीज खींच रही है। यहां पर आप खड़े हुए हैं जो कि इसको खींच रहे हैं। जब खींचेंगे, मान लीजिए आप एक कांस्टेंट फोर्स लगाकर इसको खींचे और ये इसी तरह से ऊपर मूव कर रहा है ब्लॉक यहां पर। अब आपने जो फोर्स लगाई है वो इस ब्लॉक को कितनी तेजी से ऊपर मूव कराएगी? जो आपने फोर्स लगाई है वो फोर्स इस ब्लॉक को कितनी तेजी से ऊपर मूव करवा रही है? V क्या होता है? दिस इज द वेलोसिटी, यानी कोई बॉडी कितनी तेजी से मूव कर रही है। तो आपने यहां पर जो फोर्स अप्लाई की है वो इस ब्लॉक को कितनी तेजी के साथ ऊपर मूव करवा रही है, ये होगी उस फोर्स की पावर। क्या होगी उस फोर्स की? पावर। जो आपने फोर्स अप्लाई की है वो फोर्स इस ऑब्जेक्ट को कितनी तेजी से मूव करा रही है? एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर इज इक्वल टू पी, यानी वहां से फिर क्या निकल कर आएगा? पावर निकल कर आएगी। तो ये है एक्चुअली इसका फिजिकल सेंस कि पी इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर का मतलब क्या है। याद रखिए फिजिक्स में जितने भी फार्मूलाए हैं हर फार्मूला का कोई ना कोई फिजिकल मीनिंग होता है, एवं फार्मूला नहीं होता। अगर P इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर है तो इसका क्या मतलब है? यहां पर जैसे मैंने आपको बताया कि आपने जो फोर्स लगाई वो फोर्स इस ब्लॉक को ऊपर मूव कराएगी। अब कितनी तेजी से ऊपर मूव कराएगी? ये पावर होगी उस फोर्स की। तो यहां पर फिर आपको समझ आ गया P इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। और मैंने आपको वर्क डन वाले लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि जब भी वर्क डन होता है तो कोई फोर्स वर्क डन कर रही होती है। तो यहां पर जब फोर्स वर्क डन कर रही होती है तो पावर भी किसी फोर्स की होगी कि इस फोर्स ने वर्क डन किया कितनी तेजी से। जिस तरह हम लिखते हैं ना W ओवर टी, देखिए W ओवर टी भी यहीं से फिर समझ लेते हैं। आपने फोर्स लगाई हुई है, क्या लगाई हुई है? फोर्स लगाई हुई है। ये फोर्स कितनी तेजी से वर्क डन कर रही है, कितने टाइम में वर्क डन कर रही है, वो क्या होगी इस फोर्स की पावर। और एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर का क्या मतलब है? ये फोर्स कितनी तेजी से इसको ऊपर की तरफ
मूव करवा रही है, दैट वुड बी द पावर ऑफ दैट फोर्स। तो यहां पर ये वाला सारा रफ वर्क था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कि इसके यूनिट्स वगैरह क्या है, क्योंकि काम तो यही कुछ था। और यहां पर याद रखें पेपर में क्वेश्चन इस तरह से बन के आता है, प्रूव दैट P इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट V वेक्टर। तो आपने ये वाला सारा उठा के लिख देना है और यहां पर नीचे लिख देना है हेंस प्रूव्ड। अब यहां से यूनिट ऑफ पावर को डिस्कस करते हैं। इसके लिए थोड़ा सा रफ वर्क करते हैं। यहां पर पावर का फॉर्मूला क्या है, अगर जनरली हम लिखें P इज इक्वल टू W ओवर T कि कितना वर्क डन हुआ है कितने टाइम में, दिस इज पावर। यहां पर अब W ये क्या है, वर्क डन। वर्क डन को किस में मेजर करते हैं, जूल में मेजर करते हैं, तो इसको कैपिटल J लिखते हैं। तो अवर टाइम किस में होगा, सेकंड में, तो जूल पर सेकंड। इसका मतलब है कि पावर का यूनिट क्या होगा, जूल पर सेकंड। और अभी हमने एक और चीज भी पढ़ी थी, P इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट V वेक्टर। यहां पर हमने दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया है। तो जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, रिजल्ट में जो क्वांटिटी निकलती है वो क्या होती है, स्केलर। इसका मतलब है पावर क्या होगी, स्केलर। तो यहां पर भी क्योंकि ये वर्क भी स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, तो पावर क्या हो जाएगी, स्केलर। तो सबसे पहले तो ये लिख देते हैं कि पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी, इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो पावर क्या हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी। ये आपको याद रखनी है बात, क्योंकि एमसीक्यूज में पूछी जाती है। देन यहां पर अब इसका एसआई यूनिट देखें। पावर का जो एसआई यूनिट है वो होता है वाट, उसको हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं और कंप्लीट वर्ड में इस तरह से लिखते हैं, वाट, और सिंबल में कैपिटल W से लिखते हैं। तो यहां पर फिर लिख देंगे एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वाट। ऐसा यूनिट क्या है, पावर का वाट है, और इसको कैपिटल W भी लिखते हैं सिंबल में। which can also be expressed as, which can also be expressed as, किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे भी मैंने यहां पर आपको बताया है, जूल पर सेकेंड, एंड कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज जूल पर सेकेंड। तो यहां तक ये बात तो आपको समझ आ चुकी है। अब चलते हैं कि पावर के डायमेंशंस क्या होंगे, पावर के डायमेंशंस क्या होंगे। बट पावर के डायमेंशंस लिखने के लिए हमें वर्क के डायमेंशंस भी मालूम होने चाहिए और टाइम के डायमेंशन भी मालूम होने चाहिए। तो P इज इक्वल टू W ओवर T है। आप इस फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं डायमेंशन, इससे भी लिख सकते हैं, इस वाले से लिख लेते हैं P इज इक्वल टू W ओवर T से। तो वर्क डन के जो डायमेंशंस है वो क्या है, देखिए यहां पर W क्या होता है, FD, और फिर फोर्स क्या है, एक्चुअली फोर्स MA है। तो मैस के डायमेंशंस क्या होंगे, M, और एक्सेलरेशन के L T -2। ये तो हो गए फोर्स के। अब F इंटू D है, D का क्या है, L। यहां पर अभी हम किससे निकाल रहे हैं, W के। वर्क डन के डायमेंशंस हमने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में पढ़े हुए हैं, इस चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर था, लेकिन यहां पर फिर से निकाल लेते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स को यूजुअली याद नहीं होते। तो ML² T -2 हो जाएगा। अब क्योंकि ये W ओवर T है, तो ये W के डायमेंशंस को ऊपर रखें, किस तरह से, ML² T -2, नीचे टाइम को भी ले आए तो टाइम के डायमेंशंस कैपिटल T हो जाएंगे। अब ये T ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ML² T पहले ऊपर -2 है, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो ये T -1 होगा, -2 -1 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, तो T -3। तो यहां पर फिर क्या लिखेंगे, डायमेंशंस ऑफ पावर आर, डायमेंशंस ऑफ पावर आर क्या निकल कर आ रहे हैं, ML² T -3, ML² T -3। अब देखें जब पावर का यूनिट वाट है तो हर यूनिट की भी इटसेल्फ कोई ना कोई डेफिनेशन हुआ करती है। वाट किसके इक्वल है, W इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड। तो यहां से फिर डेफिनेशन किस तरह से निकलेगी, देखें 1 वाट किसके इक्वल होगा, 1 जूल पर सेकेंड के। तो डेफिनेशन हम यहीं से निकाल लेते हैं कि जब पावर W ओवर T है तो इसमें इस तरह से कर दें, 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल ओवर 1 सेकेंड। यहां पर सबकी वैल्यू 1 1 कर दें तो आपके पास डेफिनेशन निकल कर आ जाएगी। पावर इज सेड टू बी 1 वाट व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। पावर इज सेड टू बी 1 वाट, पावर को 1 वाट कहेंगे जब 1 जूल वर्क डन हुआ है 1 सेकेंड में। तो यहीं पर फिर हेडिंग लगाएंगे डेफिनेशन ऑफ व्हाट, डेफिनेशन ऑफ व्हाट। तो किस तरह से लिखेंगे, पावर इज सेड टू बी 1 वाट
पावर इज सेड टू बी 1 वाट। इसको क्या कहेंगे? पावर इज सेड टू बी 1 वाट व्हेन 1 जूल, क्या था? 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। तो बस यही कुछ डेफिनेशन थी। पावर इज सेड टू बी 1 वाट व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। ये वाला सारे का सारा रफ वर्क था, जस्ट आपको समझाने के लिए। इस साइड पर नीट नोट्स हैं। तो यहां पर फिर यूनिट ऑफ पावर और डेफिनेशन ऑफ वाट भी हो गई। अब यहां पर हमने ये वाला जो रिलेशन पढ़ा था, P इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर, यहां से भी तो पावर की एक डेफिनेशन निकल रही है। एक डेफिनेशन हमने ये लिखी थी, रेट ऑफ डूइंग वर्क या फिर रेट एट विच वर्क इज डन, दैट इज पावर। दूसरी डेफिनेशन जहां से निकल कर आती है, पावर इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो यहां पर हेडिंग लगाएंगे अनदर डेफिनेशन ऑफ पावर। क्या हेडिंग लगाएंगे? अनदर डेफिनेशन ऑफ पावर, अनदर डेफिनेशन ऑफ पावर। तो पावर की दूसरी डेफिनेशन लिख लेंगे। तो किस तरह से लिखेंगे? पावर कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज, पावर कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज, किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट, या फिर इसी को क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, फोर्स एंड वेलोसिटी। तो यहां पर फिर आपको समझ आ चुका है कि यूनिट ऑफ पावर क्या है, डेफिनेशन ऑफ वाट क्या है, और अनदर डेफिनेशन ऑफ पावर भी वो क्या है कि पावर कैन आल्सो बी डिफाइंड एज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ये कहां से निकाला है? इस रिलेशन से निकाला है, जो कि अभी मैंने आपको डिराइव करवाया था। यहां पर अब नेक्स्ट एक छोटी सी हेडिंग है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कमर्शियल यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या है? किलोवाट आवर। ये यूनिट बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग यूनिट है, इसको बिल्कुल भी आपने फजूल नहीं समझना। जो आपका बिजली का बिल आता है, जाहिर है बिजली का बिल तो सब लोग पे करते हैं, तो बिजली के बिल पर लिखा हुआ होता है 200 यूनिट्स, 300 यूनिट्स, यानी आपने इस मंथ में इतनी यूनिट्स यूज की हैं, यानी इतने यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी आपने क्या किया? यूज किया है। तो एक्चुअली वो जो यूनिट होता है ना कि 200 यूनिट, 300 यूनिट, अगर एक यूनिट की बात की जाए तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। तो इसका मतलब है कि ये यूनिट काफी इंटरेस्टिंग है। बहुत से स्टूडेंट्स तो इसके बारे में कंफ्यूज रहते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स को कैलकुलेट किया जाता है। तो भाई ये सारी चीजें आपको फिजिक्स बताती है, अगर फिजिक्स पढ़ेंगे तो समझ आएगी। तो 1 किलोवाट आवर, अब कुछ स्टूडेंट समझते हैं जी किलोवाट आवर पावर का यूनिट है, लेकिन ये पावर का यूनिट नहीं है, इट्स दिस द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और मैं ये स्टूडेंट्स की वरी भी समझता हूं कि उनको 1 किलोवाट आवर की डेफिनेशन बहुत ज्यादा भूल जाती है, क्योंकि पहले भी मैं जब स्टूडेंट्स को पढ़ाता था तो स्टूडेंट्स कहते थे सर हमें किलोवाट आवर की डेफिनेशन बार बार भूल जाती है। तो आज मैं आपको ये इस तरह से समझाने वाला हूं कि आपको कभी नहीं भूलेगी। देखो पहले तो समझना यह है कि किलोवाट आवर किस तरह से एनर्जी का यूनिट है। अभी हमने एक रिलेशन पढ़ा है, P इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर टी। अगर यहां से मैं W को एक साइड पर करूं तो W इज इक्वल टू PT, इसी तरह से बनेगा। अब वर्क डन का यूनिट भी जूल होता है और एनर्जी का यूनिट भी जूल होता है, यानी अगर मैं वर्क की बात करूं, एनर्जी की बात करूं, आपने इन दी सेम सेंस लेकर चलना है, क्योंकि दोनों का यूनिट क्या होता है? जूल होता है, जस्ट यूनिट के रिस्पेक्ट से। तो यहां पर अब किलोवाट है, किलोवाट क्या है? पावर है। किलोवाट क्या है? पावर है। साथ जब आर भी लग जाता है, यानी टाइम भी लग जाता है, तो पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ये क्या बनेगा? या वर्क बनेगी या एनर्जी बनेगी। तो इसका मतलब है कि 1 किलोवाट आवर को मैं डिफाइन कर सकता हूं कि 1 किलोवाट आवर क्या है? ये वर्क डन है। क्या है? वर्क डन। क्योंकि W में अगर पावर को किलोवाट पुट करें और टाइम को आर पुट करें, क्योंकि आर टाइम का यूनिट है, किलोवाट, किलो तो एक प्रीफिक्स है ना, वाट यूनिट है पावर का, तो किलोवाट भी पावर का यूनिट होगा। इसका मतलब है कि 1 किलोवाट आवर एक्चुअली क्या है? ये वर्क डन है इन 1 आवर बाय एन एजेंसी हुज पावर इज 1 किलोवाट, यानी एक ऐसी एजेंसी, एक ऐसा गैजेट जिसकी पावर 1 किलोवाट है और वो 1 आवर में वर्क डन करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर की पहले डेफिनेशन लिख देते हैं, यहां पर हेडिंग लगाइए किलोवाट आवर। किलो का केस स्मॉल होगा, ऑलरेडी मैंने आपको प्रीफिक्सेस में बताया हुआ है।
किलोवाट आर। तो किस तरह से लिखेंगे? 1 किलोवाट आर, 1 किलोवाट आर इज द वर्क डन। ये क्या है? वर्क डन। कैसे है वर्क डन? ये मैंने आपको बता दिया है। इज द वर्क डन इन 1 आवर। कितने टाइम में? 1 आवर में, क्योंकि हमने पी की जगह पर क्या पुट किया है? 1 किलोवाट, और टाइम की जगह पर क्या पुट किया है? 1 आवर। तो 1 किलोवाट आवर इज दी वर्क डन इन 1 आवर। कितने टाइम में? इन 1 आवर, इन 1 आवर बाय एन एजेंसी। किसने वर्क डन किया? बाय एन एजेंसी हुज पावर इज, उसकी पावर कितनी है? 1 किलोवाट। हुज पावर इज 1 किलोवाट, 1 किलोवाट। अब आपको ये डेफिनेशन कभी नहीं भूलेगी, क्योंकि अब से आपको पता चल चुका है कि जो किलोवाट आवर है ये किसका यूनिट है? एनर्जी का यूनिट है या फिर वर्क का यूनिट है। तो 1 किलोवाट आवर क्या होगा? ये वर्क डन होगा कितने टाइम में? 1 आवर में। और कौन सी एजेंसी करेगी? जिसकी पावर 1 किलोवाट होगी। तो यहां पर आपको समझ आ चुका कि किलोवाट आवर की डेफिनेशन किस तरह से होती है। अब इलेक्ट्रिसिटी का बिल एक्चुअली किस तरह से कैलकुलेट होता है? 1 किलोवाट आवर का इलेक्ट्रिसिटी के केस में क्या मीनिंग है, ये तो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में चलकर पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर एक्चुअली आपको किलोवाट आवर के बारे में मालूम होना चाहिए। और ये भी मालूम होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है उसमें यूनिट से मुराद किलोवाट आवर होता है। तो यहां पर जरा इसको थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। 1 किलोवाट आवर जब वर्क डन का यूनिट है तो इसको जूल में भी तो एक्सप्रेस करना चाहिए, क्योंकि वर्क डन का ओरिजिनल यूनिट क्या है? जो ऐसा यूनिट है, दैट इज जूल। तो 1 किलोवाट आवर भी जब वर्क का यूनिट है तो इसको जूल में एक्सप्रेस करना चाहिए। तो चलिए करके देखते हैं। 1 किलोवाट आवर, किलो, किलो का के स्मॉल होता है, वाट का डब्ल्यू कैपिटल होता है, आर का एच स्मॉल होता है। अगर हम सिंबल्स की फॉर्म में लिखें तो दिस इज इक्वल टू 1 किलोवाट, इसको वाट में कन्वर्ट कीजिए। किस तरह से करेंगे? 1000 वाट। किस तरह से करेंगे? 1000 वाट मल्टीप्लाइड बाय सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि पहले ऐसा यूनिट में लेके आएंगे तभी आपके पास जूल बनेगा। तो एक आवर में कितने सेकंड होते हैं? देखें 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो इसका मतलब है कि मैंने 1 आवर को किस में कन्वर्ट करना है? सेकंड्स में। तो ये कितने बन जाएंगे? 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकंड्स, यानी कुछ इस तरह से बन जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू 1000 वाट मल्टीप्लाइड बाय 3600 सेकंड बन जाएगा। अब अभी मैंने आपको बताया कि वाट को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं जूल पर सेकंड में भी। किस तरह से? जूल पर सेकंड। तो यहां पर लिख दीजिए 1000 जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाय 3600 सेकंड। दिस इज इक्वल टू, यहां पर 1 किलोवाट आवर पीछे इसी तरह लिखते जाएं, क्योंकि लेफ्ट साइड काफी इंपॉर्टेंट होती है, इसको साथ के साथ लिखना चाहिए, एक काफी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। दिस इज इक्वल टू, अब यहां पर 1000 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 36, 2 जीरो ये वाले और आगे 3 जीरो ये वाले, 1 2 3 जीरो ये वाले। देन यहां पर क्या हो जाएगा? जूल इनटू सेकंड पावर। सेकंड पावर कितनी होगी? देखें -1 है और यहां पर क्या है? +1। बेसिस से में पावर जेड अप हो जाएंगी, -1 +1। तो दिस इंप्लाइज दैट 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, अब इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में कर लें। देखिए साइंटिफिक नोटेशन का क्या मतलब है कि डेसिमल को आपने इस तरह से रखना है कि डेसिमल के लेफ्ट साइड पर जस्ट एक ही नॉन जीरो डिजिट बचे। तो यहां पर पहले डेसिमल नहीं है, मैं कंसीडर करूंगा कि यहां पर है। कितनी प्लेसेस शिफ्ट करनी पड़ेंगी? 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस शिफ्ट करनी पड़ेंगी। तो 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर। अब राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया है तो 10 रेज़ टू द पावर +6 हो जाएगा। देन जूल सेकंड, अब यहां पर सेकंड पावर क्या हो जाएगा? 0, और सेकंड पावर 0 किस इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? जूल, क्योंकि यहां पर सेकंड पावर 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6। अब 10 रेज़ टू द पावर 6, जरा प्रीफिक्सेस को दोबारा से ज़हन में लाइए। किस इक्वल होता है? मेगा के इक्वल होता है। तो कैपिटल M लिखेंगे इनटू जूल।
प्रीफिक्सेस वाले लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि वो आपने टेबल कैसे याद करना है प्रीफिक्सेस वाला, कि कौन सा मेगा के इक्वल है, कौन सा पिको के इक्वल है, कौन सा टेरा है, कौन सा एक्सा है। बिल्कुल एक प्रॉपर रिदम में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से याद करना है। तो अगर वो वाला लेक्चर आपने सुना हुआ है तो उम्मीद है कि आपको प्रीफिक्सेस कभी नहीं भूलेंगे। यहां पर फिर 10⁻⁶ को मेगा लिख दिया है, जूल इसी तरह से। तो हमारा एम क्या था कि किलोवाट आवर को हमने जूल में कन्वर्ट करना है। तो हमने बता दिया कि 1 किलोवाट आवर 3.6 मेगा जूल के इक्वल है। आपकी बुक पर पेज नंबर 74 पर फॉर योर इंफॉर्मेशन में कुछ अप्रॉक्सीमेट पावर्स दी गई हैं, कुछ डिवाइसेस दी गई हैं, साथ में उनकी पावर लिखी गई है। अब इसका क्या मतलब है, जैसे जंबू जेट एयरक्राफ्ट की कितनी है 1.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸ वाट। अब इसका क्या मतलब है, देखिए यहां पर थोड़ा सा रफ वर्क करते हैं। पावर कितनी दी गई है 1.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ वाट। अब इसका मतलब क्या है, यानी ये एक सेकंड में कितना वर्क डन करेगा 1.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ जूल। तो ये वर्क करा कौन रहा है, फोर्स करवा रही है। तो जो फोर्स इसमें अप्लाई हो रही है उसकी पावर कितनी होगी 1.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ वाट। तो इस तरह से आपको इंटरप्रेट करना आना चाहिए। जब यहां पर वाट लिखा हुआ हो तो आपको फौरी तौर पर पता चल जाना चाहिए कि भाई 1 सेकंड में इतना वर्क डन हुआ है, क्योंकि वाट किससे इक्वल होता है जूल पर सेकंड के। इस तरह से होता है ना 1.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ जूल पर सेकंड। अब इतने जूल अवर 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड में इतने जूल अगर वर्क डन हो तो पावर इतनी होगी। तो यहां पर इस टेबल में बाकी और भी पावर्स दी गई हैं कुछ डिवाइसेस की। कार एट 90 किलोमीटर पर आवर, इसमें 1.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ दी गई है। उसके बाद इलेक्ट्रिक हीटर की दी गई है, कलर टीवी की, फ्लैश लाइट की। देखिए जो फ्लैश लाइट्स होती हैं इनकी भी तो कोई ना कोई पावर होती है, उनके ऊपर लिखा हुआ होता है 12 वाट 15 वाट, तो एक्चुअली पावर होती है। देन उसके बाद पॉकेट कैलकुलेटर, जो कि पॉकेट कैलकुलेटर आप यूज करते हैं, उसकी पावर 7.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ बहुत कम होती है। इसी वजह से वो एक छोटे से सेल पर चल जाता है। तो यहां पर इस तरह से ये वाला टेबल आपने याद करना है। अब टेबल को याद करने का एक स्पेसिफिक तरीकाकार होता है। ये जो स्पेसिफिक तरीकाकार है ये हम इस लेक्चर सीरीज को कंप्लीट करने के बाद लास्ट पर जाके मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि हर साल मैं स्टूडेंट्स को ये ट्रिक लास्ट पे जाकर बताता हूं कि किस तरह से आपने पूरी बुक के टेबल्स को याद करना है। यूजुअली इसमें से एमसीक्यूज आता नहीं है, लेकिन कभी कभी 1-2 एमसीक्यूज आ भी जाते हैं वैल्यू वाले। तो इसलिए अगर आप फुल मार्क्स देना चाहते हैं तो कुछ थोड़े बहुत टेबल्स याद करने पड़ते हैं। सब कुछ तो नहीं करना पड़ता, लेकिन कुछ टेबल्स याद करने पड़ते हैं। उनमें से जो कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज हैं, जो मशहूर वैल्यूज हैं, यानी फेमस वैल्यूज को याद करना पड़ता है। तो ये लास्ट में लेक्चर सीरीज को एंड करके, यानी इस 11th क्लास के लेक्चर सीरीज को एंड करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली इन वैल्यूज को किस तरह से याद करना है। इनकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर ट्रिक होती है जिसके जरिए हम इन वैल्यूज को बस एक रिदम में पोएम बना के याद कर लेते हैं, और ये सारी की सारी वैल्यूज फिर कभी भी स्टूडेंट्स को नहीं भूलती। तो फाइनली आज के लेक्चर में हमने पावर के बारे में पढ़ा है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। उम्मीद है कि आपको ये आर्टिकल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। तो नेक्स्ट आर्टिकल है इसके बाद आर्टिकल नंबर 4.5, जो कि एनर्जी से रिलेटेड है। इसमें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, यानी इसके बाद सारी डिस्कशन एनर्जी के बारे में होगी। पहले हमने वर्क के बारे में पढ़ा, फिर पावर के बारे में आज पढ़ा है, उसके बाद सारा एनर्जी के बारे में बहुत लंबी सी डिस्कशन करेंगे। तो उम्मीद है कि आज के लेक्चर में आपको हर चीज बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। अगर वाकई समझ आ गई है तो कमेंट करके बताएं कि आपको समझ आ चुकी है। तो फाइनली आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइडर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।